जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं अक्षय भारतीय आज आप सभी के बीच में फिर से लाइव उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि पूरे देश में निशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है। अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्ज है, होम लोन हो, एजुकेशन लोन हो, बिजनेस लोन हो, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन हो, पर्सनल लोन हो या गोल्ड लोन भी क्यों ना हो, तो बिल्कुल आप निशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान में वित्त मंत्रालय में आवेदन लगा सकते हैं। आपका एक एक रुपए का कर्ज माफ करने की जो जिम्मेदारी रहेगी वो गुरुजी की रहेगी, हमारी सभी की टीम की रहेगी। लेकिन आप सभी से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूं कि आप कर्ज के कारण कोई भी व्यक्ति गलत कदम ना उठाए, क्योंकि आपको पता है कि दिनों दिन इतनी बुरी खबर आ रही है कि चंद पैसों के लिए, चंद कर्ज के खातिर लोग आत्महत्या कर लेते हैं। और ऐसे कर्ज के लिए आत्महत्या करते हैं जिसका कुछ ना लीगल बनता है, उसका ना आपको कोई नोटिस आ सकती है, ना आपको पुलिस पकड़ के, ऐसे कर्ज के लिए आप आत्महत्या करते हैं तो कोई जरूरत ही नहीं है। जिन लोगों के ऊपर बड़ा बड़ा कर्ज है, जो देश छोड़ के भाग जाते हैं, दूसरे देश में चले जाते हैं, वो लोग आत्महत्या नहीं करते। लेकिन इस देश के जो गरीब इंसान है, जो आम नागरिक है, उनको आत्महत्या करने की नौबत क्यों आ रही है? तो इसीलिए ये अभियान चला रहा है साथियों। लेकिन आप लोग अगर हिम्मत हार देंगे, अगर आप हमारा साथ छोड़ देंगे, अगर आप गलत कदम उठाएंगे, तो बताइए हम काम किसके लिए करेंगे? हम पूरे दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं इस वक्त, उस आप ही के लिए तो कर रहे हैं। हम आप ही की मदद करना चाहते हैं, लेकिन आपको हौसला बनाए रखना पड़ेगा। आप अगर जिंदा रहेंगे तभी ना हम आपके लिए लड़ाई लड़ पाएंगे साथियों। तो मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति कर्ज के कारण आत्महत्या न करे। आप हमारी टीम को संपर्क करिए, आप कर्ज माफी का फॉर्म भरें। अगर आपका कोई भी व्यक्ति, आपका साथी या आपका कोई रिलेटिव, अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर कर्ज है, अगर वो आपको बताना भी नहीं चाहेगा तो भी आप उसे बताइए कि आप निशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान में उसको जोड़ लीजिए, उसका फॉर्म भरा दीजिए। कुछ दिन बाद, 45 डेज बाद, जैसे उनकी फाइल जाएगी वित्त मंत्रालय में, सरकार के पास जब उसकी फाइल जाएगी, तब उसके बाद उनको उसका प्रमाण पत्र भी मिलेगा कर्ज माफी का, जिसके आधार पर उनको समय मिलेगा। एनबीएफसी जो होती है, बैंकिंग सिस्टम होता है, उसको समय देने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति गलत कदम उठा लेता है, कुछ गलत कर लेता है अपने साथ, तो बताइए फिर जिम्मेदार कौन होगा इसका, है ना? तो हमें ज्यादा से ज्यादा, जो भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, जो भी कर्ज मुक्त भारत अभियान के साथी जो इस वक्त जुड़े हैं, वो सभी साथी बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन हमें अभी अगले पायदान पर जाना है, अगले स्टेज पर जाना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कर्ज मुक्त भारत अभियान की जो जानकारी है वो हमें इस वक्त पहुंचानी है। आप सभी लोग आज अपने आप से ये वचन लीजिएगा कि मैं ये खुद को वचन देता हूं कि एटलीस्ट मैं 8 दिन में 100 फॉर्म तो भरवाऊंगा। अगर हर व्यक्ति 100 फॉर्म भी भरवा लेता है साथियों, तो आप सोचिए कितना बड़ा अपना मिशन हो जाएगा। और सरकार को बिल्कुल इलेक्शन से पहले पहले अपना कर्ज माफ करना पड़ेगा। हमें ज्यादा से बस 1 करोड़ लोगों की संख्या चाहिए। 1 करोड़ जैसे अपनी संख्या हो जाएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका एक एक रुपए का जो कर्ज है वो सरकार माफ करेगी। और आपको तो पता है कि अभी लोकसभा की इलेक्शन लगने वाले हैं, तो बिल्कुल सरकार यह कभी नहीं चाहेगी कि उनको पॉलिटिकली कोई नुकसान पहुंचे, क्योंकि हर सरकार यही चाहती है कि हमें पॉलिटिकल बेनिफिट मिले, हमें ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। तो हम इस माध्यम से बिल्कुल, अगर आप सब लोग एकत्र आएंगे तो बिल्कुल हमारी जीत अवश्य है और विजय हमारी होगी, निश्चित विजय होगी हमारी। क्योंकि अभी इलेक्शन लगने वाले हैं और उससे पहले हम आम जनता का कर्ज जो है वो माफ करवाना चाहते हैं साथियों। अब आपको उस दिन, कल गुरुजी लाइव आए थे तो उन्होंने बताया कि अभी 16 दिसंबर को, डेट याद रखिएगा, 16 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर में हम 1 दिवसीय श्रद्धांजलि, सामूहिक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं साथियों। दोपहर में 2 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, आपको 1:30 बजे से पूर्व वहां पहुंच जाना है। तो वहां सामूहिक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम दिल्ली के जंतर मंतर पर 16 दिसंबर को किया जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि दिल्ली और आसपास के जो भी साथी मुझे सुन रहे हैं वो वहां आमंत्रित है। सिर्फ दिल्ली और आसपास के, बाकी लोगों को आने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर वहां भीड़ हो जाती है, गुरुजी रहते हैं। तो आप कोशिश करेंगे कि अगर दिल्ली और आसपास के क्षेत्र के हैं तो आप दिल्ली और एनसीआर के लोग हैं तो बिल्कुल आप वहां आइएगा। क्योंकि इस वक्त जो व्यक्ति की, जिनके घर कोविड के कारण मृत्यु हो चुकी है, जिनके घर कर्ज के कारण मृत्यु हो चुकी है, ये वो वक्त है कि उनके परिवार के साथ खड़ा रहने का,
है ना। अगर हम उनके साथ खड़ा नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा, आप बताइए। तो इसीलिए हम नहीं चाहते कि ज्यादा से ज्यादा कर्ज के कारण लोग आत्महत्या करें। आप भी नहीं चाहते, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि बस लोगों के कर्ज मुक्त भारत अभियान ये जन जन तक पहुंचाने का आप बेड़ा उठाइए। जैसा हमने बेड़ा उठाया है वैसा ही प्रयास करिएगा आप बेड़ा उठाने का। तो आप में से जो भी साथी दिल्ली और आसपास के क्षेत्र से आते हैं तो बिल्कुल आप 16 तारीख को दोपहर 1 बजे जंतर मंतर में पहुंचेगा। वहां सामूहिक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम जो है, जिन भी व्यक्तियों ने, जिन भी नागरिकों ने कर्ज के कारण आत्महत्या की है उनके लिए वो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। हम चाहते हैं कि सरकार को इस कार्यक्रम के माध्यम से एक संदेश दे और आप सभी के लिए प्रयास करें कि जल्द से जल्द सरकार जो है वो कर्ज माफ करे। आपको ये भी पता होगा साथियों कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगने वाली है, पीआईएल लगने वाली है, और यह जो पीआईएल है देश की सबसे बड़ी पीआईएल होने वाली है, क्योंकि अभी तक हमारे पास 12 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हैं निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान में, और अब सभी के लिए हम पीआईएल लगाने वाले हैं। हम चाहते हैं कि सरकार कर्ज माफ करे, लेकिन हमने, आपको सभी को पता होगा कि सबसे पहले दिल्ली के जंतर मंतर को में 24 मई 2023 को, मतलब इसी साल को, हमने एक कार्यक्रम रखा कि 1 दिवसीय उपोषण वहां पे रखा, 1 दिवसीय उपोषण रखा, भूख हड़ताल रखी 1 दिन की, ताकि ये सरकार को संदेश जाए। उसके बाद आप सभी को पता है कि आप में से कई साथी दिल्ली के जंतर मंतर रामलीला मैदान पे भी आए होंगे। 8 अगस्त 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान पे भव्य कार्यक्रम हुआ। तो उस दिन भी हमने सरकार को संदेश दिया कि हमारे साथ इतने लोग जुड़े हैं और इतनी लोगों की सामूहिक समस्या है। हम कोई कर्ज माफी की मांग अपने लिए नहीं कर रहे। मेरे ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का कर्ज नहीं है, ना गुरुजी के ऊपर कर्ज है, ना गुरुजी के किसी भी हमारे टीम मेंबर के ऊपर किसी भी प्रकार का कर्ज है। मेरी तो उतनी उम्र भी नहीं है कि मैं कर्ज ले सकता हूँ, या मेरे ऊपर अभी उतनी जिम्मेदारी भी नहीं है। तो साथियों, मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूं कि हम जो भी प्रयास कर रहे हैं, जो भी हम एकत्र आकर के सामूहिक प्रयास कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं साथियों। तो आप इसमें आगे आना चाहिए। आपको बस आप इतना ही काम करिएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा कर्ज माफी के फॉर्म भरिए, और जो अभी पीआईएल लगने वाली है, पीआईएल में आपका जो लेटर्स है वो आप लिखिए। हमारे जो दिल्ली का मालवीय नगर का एड्रेस है वहां आप आपके लेटर को भेजिएगा। क्यों? क्योंकि अभी जो पीआईएल लगने वाली है, हम चाहते हैं कि आपकी जो समस्या है वो डायरेक्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाए, और अगर वहां आपकी समस्या जाती है तो आप सरकार को भी पता चलेगा, सुप्रीम कोर्ट को भी पता चलेगा, और हमारी पीआईएल जो है वो स्ट्रांग बनेगी, जनहित याचिका जो है अपनी स्ट्रांग बनेगी। और हम अगर हड़बड़ में पीआईएल लगा देते हैं, कोई तैयारी ना करते हुए पीआईएल लगा देते तो पीआईएल रिजेक्ट होने के भी चांसेस है। लेकिन हम ऐसे पीआईएल लगाने वाले हैं कि बिल्कुल अपनी पीआईएल एक्सेप्ट होगी। इसमें आप सभी लोग जो भी चाहते हैं कि आप सभी का कर्ज माफ हो, ऐसे सभी साथी, आपकी जानकारी हमारे जो दिल्ली का मालवीय नगर का एड्रेस है, मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां आप भेजिएगा। उसमें क्या क्या भेजेंगे आप? सबसे पहले आपने कितना कर्ज लिया, दूसरी बात ये भेजना है कि कौन से बैंक से कर्जा लिया या कौन से एनबीएफसी से कर्जा लिया, और भेजना है कि आपको लिखना है उसमें कि किस तरह से आप कर्ज के दलदल में फंसते गए, नोटबंदी के कारण, लॉकडाउन के कारण, या जीएसटी के कारण, या जो भी आपका कारण है। आपके घर किसी का व्यक्ति नहीं है जो आपकी मदद कर रहा था पहले, वो नहीं है अभी, तो उसके कारण जो भी आपकी समस्या है वो आपको उस लेटर में लिख देना है। अब वो लेटर चाहे 4 पेजेस का हो, 5 पेज का हो, कोई आपत्ति नहीं है। आप विस्तृत में आपकी समस्या लिखिए, क्योंकि जितने विस्तृत में आप समस्या लिखेंगे उतने अच्छे तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट में आपने जो पीआईएल लगने वाली है, जनहित याचिका लगने वाली है, उसका डेप्थ जो है, उसकी गहराई समझ में आ जाएगी। और हम यही चाहते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज जो है वो सरकार ने माफ किया है, उसी तरह से, उसी जो रूल से उनका कर्ज माफ किया है, उसी रूल से आम जनता का कर्ज सरकार माफ करे, है ना। तो वो लेटर जो है वो आपको 4 फॉर्मेट में भेजना है, हमारे जो दिल्ली का एड्रेस है उस पर। अब 4 फॉर्मेट में एक ही लेटर रहेगा, बस उसकी जेरोक्स करा लीजिएगा, और ऊपर का 2 का जो ऑप्शन है उसमें आप पहले इसमें माननीय गुरुजी श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी का नाम डालिएगा, जो अभियान को लीड कर रहे हैं। दूसरा आप डालिएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का नाम डालिए, जो जहां पे वो जो सुप्रीम कोर्ट का नाम से जो लेटर भेजेंगे वो हम सुप्रीम कोर्ट में भेजेंगे उसको शॉर्ट लिस्ट करके। तीसरा जो लेटर है वो आप आरबीआई को भेजिएगा। आरबीआई जो देश की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था है, हम चाहते हैं कि आपकी समस्या वहां तक भी पहुंचे, और आप खुद लिख करके बताएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। और चौथा जो लेटर है वो माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजिए, पीएमओ में भेजिए, पीएमओ के नाम से भेजिए, और सभी जो जेरोक्स है वो एकत्रित करिएगा, और एक ही
एक ही लिफलेट में डाल करके, एक ही एनवलप में डाल करके, जो एड्रेस दिया रहेगा आपको मालवीय नगर का, हमारा बेसमेंट का एड्रेस, उस एड्रेस पर आप भेज दीजिएगा। और जब हमारे पास प्राप्त होगा तो हम उसको शॉर्टलिस्ट करेंगे और आपका जो जहां जहां पहुंचाना है लेटर, हम आपका लेटर पहुंचाएंगे। हम यही चाहते हैं कि आपकी समस्या सरकार के पास पहुंचाए, क्योंकि अभी इस वक्त हम सरकार में नहीं है, गुरुजी सरकार में नहीं है, गुरुजी की जो हम टीम मेंबर है वो सरकार में नहीं है, तो हम जो अभी सरकार में उनके पास ही आपकी समस्या पहुंचा सकते हैं, है ना। हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका कर्ज माफ करे, आम जनता का कर्ज माफ करे सरकार, है ना। तो हम यही चाहते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द माफ करें। और हम जो जिस तरह से ये जो कर्ज माफी की जो मांग है वो संवैधानिक मांग है, वो हमारी नाजायज मांग नहीं है, वो जायज मांग है हमारी, क्योंकि उसी देश में जो एक संवैधानिक कानून जो चलता है ना, वो अगर बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चलता है तो आम जनता के लिए भी वही कानून चलता है। और जिस कानून के तहत आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया, आपको सुन के ताज्जुब होगा कि जो अदानी का जो जयपुर एयरपोर्ट का जीएसटी है 11,000 करोड़ का, वो सरकार ने माफ कर दिया पूरा का पूरा। हम सरकार से उनका जीएसटी माफ करें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आप उनका जीएसटी माफ करते हैं, उद्योगपतियों का जीएसटी माफ करते हैं, तो मेरे देश का जो आम नागरिक है, जो अपना धंधा करके पैसा कमा करके आप सरकार को भी दे रहा है और खुद के लिए भी थोड़ा बहुत रख रहा है, तो एटलीस्ट आप उनको जीएसटी में थोड़ी राहत दीजिए। आप अगर उनका जीएसटी माफ कर दे तो इनका भी जीएसटी माफ कर दीजिए। ये जो छोटा व्यापारी है, जीएसटी का पैसा देने के लिए कहीं से कर्जा ले रहा है और उस कर्ज के दलदल में फंस रहा है, तो सरकार को ये सब चीजें जो है ये संज्ञान में मतलब सरकार के संज्ञान में है पहले से, लेकिन उस पर कदम उठाने की आवश्यकता है। और आपको पता होगा कि जो कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे रुजु सोया कंपनी है जो बाबा रामदेव ने परचेज की है, जो पतंजलि अभी उसका नाम हुआ है, तो उसका जो जिनसे उन्होंने ली थी उनके ऊपर कर्ज था। तो जब वो रुचि सोया कंपनी परचेज की तो पहले का जो कर्ज था वो सरकार ने पूरा का पूरा माफ कर दिया है। तो अगर इस तरह से अगर आम जनता का, बड़े बड़े उद्योगपतियों का आप कर्ज माफ करेंगे, उसी आधार पर आप छोटे उद्योगपतियों का कर्ज माफ करिए, आम जनता का कर्ज माफ करिए, इससे आम जनता को राहत मिलेगी। और हम ही तो लोग होते हैं जो आपको वोट दे करके वहां तक पहुंचाते हैं। तो हम आपसे एक नम्र निवेदन करते हैं कि जिस तरह से सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है, वैसे ही आम जनता का कर्ज जो है वो सरकार ने माफ करना चाहिए साथियों। तो आपने अगर लेटर नहीं भेजा होगा अभी तक तो आप लेटर भेज दें, तो आपके लिए ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि अभी पीआईएल लगने वाली है और कुछ ही दिन बचे हैं पीआईएल लगने को। गुरुजी ने भी कल लाइव आकर के भी कहा था कि पीआईएल लगने वाली है कई बार। और इसके अलावा भी कई समस्याएं हैं, जैसे आप लोग कॉल करते हैं हमें। अभी भी मैंने एक महिला से बात की, महाराष्ट्र के लातूर से आती है महिला, डॉक्टर है, और उन्होंने किसी प्राइवेट साहूकार से 5 लाख का कर्ज लिया था और 5% प्रति माह से वो उनको पेमेंट कर रही है, मतलब पर मंथ से उनको ब्याज दे रही है। आप सोचिए 5% प्रति महीना से अगर दे रही है तो साल का 60% हो गया साथियों। अगर 60% मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है, 60% काफी ज्यादा हो जाता है, मतलब पर ईयर का 60% तो कोई भी बैंक नहीं देती है। तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई 24% सालाना ही सबसे ज्यादा होता है और मंथ का 2%। तो इन्होंने प्राइवेट साहूकार ने उनको 5% प्रति माह से दिया। बताइए 25,000 रुपए प्रति महीना तो उनका बस ब्याज जाता है। महिला कह रही थी कि मैंने 2 लाख उनको अभी तक दे दिए हैं 25,000 प्रति माह से, लेकिन अभी भी मेरा 1 रुपया भी मुद्दल से कम नहीं हुआ है, मुद्दल जैसे का वैसा है। तो बिल्कुल यही जो चीज है हम इसी का विरोध करते हैं, क्योंकि ये असंवैधानिक चीज है। इस तरह से अगर आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होंगे, आम जनता अगर इस तरह से प्रताड़ित परेशान होती रहेगी तो वो तो आत्महत्या ही करेगी ना। 25,000 रुपए प्रति महीना किस तरह से वो दे सकती है अकेली महिला, और 5% पर महीना से ये क्या देने की चीज है। 2% ये सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आरबीआई कहता है। आप अगर पर साल का कोई होम लोन लेते हैं तो 12% 10% होता है, पर साल का होता है वो 10%। मतलब आप मान लीजिएगा एक महीने का हिसाब से निकालेंगे तो डिवाइड बाय 12 कर दीजिए तो 1% भी नहीं हो जाएगा वो। तो इसी तरह से अगर 5% प्रति महीने का ले रही है तो ये बिल्कुल ही मतलब असंवैधानिक है, और हम इसी का विरोध करते हैं जो चीजें असंवैधानिक है। दूसरी एक बात आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी साहूकार से आप पैसे लेते हैं, सबसे पहले देखिएगा कि उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो बिल्कुल ही उनको अधिकार नहीं है चिट फंड का काम करने का या इस तरह से किसी को पैसे देने का। और वो जो पेमेंट लेते हैं
वो बिल्कुल लाइसेंस नहीं होगा, तो आप भी इस बात का संज्ञान लीजिएगा कि आपको 2% प्रति माह से ज्यादा बिल्कुल नहीं देने हैं। 2% ये सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है अगर आप प्राइवेट किसी भी साहूकार से लेंगे तो ये बात का आप संज्ञान लीजिए साथियों। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर आपको ज्यादा पैसे लेता है ब्याज से, 2% से ज्यादा साहूकार लेता है, तो उसकी पुलिस में शिकायत कीजिएगा, क्योंकि इस तरह से इसके लिए अलग अलग धाराएं हैं, उसको सजा भी हो सकती है अगर ये प्रूफ हो जाएगा तो आप बिल्कुल नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत कीजिएगा। कई साथी कहते हैं कि सर पुलिस में भी शिकायत नहीं होती है या कई बार पुलिस शिकायत नहीं लेते हैं, तो इसमें आप रजिस्टर पोस्ट करिएगा, आपकी जो कंप्लेंट है वो लिखित स्वरूप पुलिस स्टेशन में भेजिएगा और उसकी एक कॉपी जो है जिला के एसपी कार्यालय में भेजिएगा। बिल्कुल आपकी कंप्लेंट ली जाएगी। हमने ऐसी कई कंप्लेंट करवाई है, जो भी महिलाओं को प्रताड़ित परेशान करते थे, जो भी रिकवरी एजेंट प्रताड़ित परेशान करते थे, उनकी हमने कंप्लेंट करवाई है। और आसान तरीका सबसे अच्छा यह है कि आप रिटर्न स्वरूप उनकी कंप्लेंट आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन और सेम कॉपी जो है आपके पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में, जो हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, जिसको एसपी ऑफिस कहते हैं, उसमें वहां पे आप भेज दीजिएगा। बिल्कुल आपकी कंप्लेंट ली जाएगी, क्योंकि इस तरह से आम जनता को प्रताड़ित परेशान नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कानून भी है ना। अगर कोई भी गैर कानूनी तरीके का इस्तेमाल कर रहा है पैसे वसूल करने के लिए, तो ये बिल्कुल ही गलत है। हम इसके विरोध में आना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोग इसके विरोध में आए। कोई भी अन्याय सहन ना करे। अगर कोई भी व्यक्ति अन्याय, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी कहा है कि अन्याय जो कर रहा है उससे ज्यादा वो व्यक्ति जिम्मेदार होता है जो अन्याय सहन कर रहा है। तो इस तरह से हमें अन्याय सहन नहीं करना है। आप रिटर्न में कंप्लेंट दीजिएगा। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर भी होगा आप सभी के पास। कोई भी दिक्कत आती है तो वहां आप मैसेज डालिए। रिस्पॉन्स आपको लेट आएगा लेकिन आएगा। 48 आवर के अंदर अंदर मैं प्रयास करता हूँ कि रिस्पॉन्स दे। मेरी टीम भी उसी काम में लगी रहती है कि आप सभी को सवाल जो भी आप पूछते हैं उसका जवाब दे। और आप अगर किसी राज्य में रहते हैं या किसी महाराष्ट्र में रहते हैं, कोई भी राज्य में रहते हैं, आप किसी ग्रुप में ऐड नहीं है, तो मुझे पर्सनली मैसेज डाल दे कि सर मुझे ग्रुप में ऐड होना है, तो बिल्कुल मैं आपको ग्रुप में भी ऐड करने की कोशिश करूंगा। हर लोकसभा का ग्रुप इस वक्त अपने पास रेडी है। आप चाहे किसी भी लोकसभा से आते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो बिल्कुल आपको इस ग्रुप में जोड़ा जाएगा, ताकि लोकल लोग जो होते हैं आपके एरिया के, एकत्र आकर के आप प्रयास करिए एक दूसरे की मदद करने का। हमारा इसीलिए हमने ग्रुप बनाए हैं ताकि आप जो लोग हैं एकत्र आकर के एक दूसरे की मदद कर पाए, है ना। तो साथियों इसी तरह से आपको एक दूसरे की मदद करनी है और कोई भी अन्याय जो है सहन नहीं करना है आपको। तो इसके अलावा अगर कई साथी पूछते हैं कि सर हमारा होम लोन चल रहा है, तो हम होम लोन के बारे में बताइएगा। तो कॉल पे भी काफी लोग पूछते हैं, तो मैं जो भी मुझे सुन रहे हैं साथी, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका होम लोन चल रहा है तो आप, इसके अलावा भी आपका कोई लोन चल रहा है तो आप कमेंट में लिखिएगा। मैं अंत में आपके कमेंट में आपके सवालों को भी जवाब लूंगा। तो कोशिश रहेगी मेरी कि आपका जो भी सवाल रहे उसका मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो आपका जो भी लोन है आपकी समस्या बताइएगा यहाँ विस्तृत में, और मैं अंत में आपके हर सवाल का जवाब लेने का प्रयास करूंगा साथियों। तो अगर आपका होम लोन चल रहा है तो होम लोन में आपको अकॉर्डिंग टू उसमें सरफेसी एक्ट चलता है होम लोन में। तो होम लोन में 3 इंस्टॉलमेंट आपको बैक टू बैक पेंडिंग नहीं रखनी है। अगर 3 इंस्टॉलमेंट आपकी पेंडिंग रहती है 89 डेज, अगर होम लोन का अकाउंट आपका, आप उसमें कोई भी एक्टिविटीज नहीं होती है, तो आपका अकाउंट को एनपीए करने का अधिकार जो है वो आपकी पर्टिकुलर बैंक को है। तो आप उसमें अगर आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है, आपका होम लोन का अकाउंट है और एनपीए हो जाता है, तो आपको 13(2) की नोटिस आ सकती है। होम लोन में सबसे पहले अगर नोटिस आएगी तो 13(2) की आएगी लीगल एस्पेक्ट से। 13(2) की नोटिस मतलब आपको अभी सरफेसी एक्ट शुरू हो गया है। सरफेसी एक्ट में सबसे पहले नोटिस 13(2) की होती है, और वो जब 13(2) की नोटिस आती है तो 2 महीने का आपको समय मिलेगा इसमें। अब 2 महीने में अगर आपको पास एक ऑप्शन रहता है कि आप एनपीए से पीए करें आपका अकाउंट। अगर आप पीए करने में असमर्थ होते हैं या असफल हो जाते हैं तो 2 महीने बाद आपको 13(4) की नोटिस आती है, और 13(4) के नोटिस के बाद आपको 1 महीने का समय मिलता है। अभी भी 1 महीने का समय है आपके पास। आप चाहे तो आपका अकाउंट बैंक में जाकर के एनपीए से पे कर सकते हैं, और आप अभी भी करने में असमर्थ रहे तो फिर दोनों नोटिस जो है 13(2) की और 13(4) की, ये नोटिस जो बैंक है आपकी वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सबमिट करता है कि देखिए सर अकॉर्डिंग टू सरफेसी एक्ट हमने इनको 13(2) की नोटिस दी, 2 महीने रुके, फिर 13(4) की नोटिस दी, 1 महीने रुके, अब 3 महीने का समय कंप्लीट हो चुका है। ये 2 नोटिस है जो हमने इनको दी थी। इसके आधार पर आप हमें अभी फिजिकल पोजीशन लेने का लिए हमें इनको नोटिस दीजिए, या हमें पुलिस की सहायता चाहिए। तो इस वक्त क्या होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है या कलेक्टर जिसे कहते हैं, जिलाधिकारी कहते हैं, वो एक नोटिस इश्यू करवाता है
जिसे पजेशन नोटिस कहते हैं। पजेशन नोटिस में वो अलाउ करता है बैंक को पजेशन नोटिस देने में। जब वो 13(2) 13(4) का नोटिस देखता है तो पजेशन नोटिस के लिए अलाउ करता है बैंक को। बैंक को साथ 2 पुलिस ऑफिसर्स होते हैं और एक डेट होती है 1 महीने के अंदर अंदर उस वक्त प्रॉपर्टी का फिजिकल पजेशन लिया जाता है। सिंबॉलिक पजेशन तो पहले ही होता है बैंक के पास, फिर फिजिकल पजेशन यानी कि प्रॉपर्टी सीज की जाती है। अब अगर आपकी प्रॉपर्टी सीज हो रही है या आपको 13(2) 13(4) का नोटिस आ रहा है, करना क्या चाहिए? अभी आप स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। स्टे ऑर्डर कहां से लेंगे? स्टे ऑर्डर लेंगे आप डीआरटी कोर्ट से। डेप्ट रिकवरी का लिए एक कोर्ट है अपने देश में बना, हर विभाग के अनुसार अपना अपना डीआरटी होता है ना। तो आप डीआरटी से स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। जब स्टे लेंगे तो आपको 15 से 20% अमाउंट जो है स्टे लेते वक्त देना पड़ेगा कोर्ट में, है ना। तो जब आप इतना अमाउंट देंगे तो स्टे मिलेगा, तो मतलब आपकी प्रॉपर्टी सील नहीं हो पाएगी। अभी मान लीजिए आपको 13(2) का भी नोटिस आया है, 13(4) का भी नोटिस आया है, लेकिन आपने स्टे लिया है, तो प्रॉपर्टी अभी आपकी सीज नहीं हो पाएगी, है ना, क्योंकि कोर्ट से आपको स्टे मिला है प्रॉपर्टी पे। कलेक्टर भी उसमें कुछ नहीं कर पाएगा फिर। तो इस तरह से आप मतलब अगर आपको लीगल एस्पेक्ट से जानकारी नहीं है तो आप हमारे माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। आप ये वीडियो भी किसी को और के साथ साझा कर सकते हैं ताकि उनको भी इस जानकारी के बारे में पता चले। अब इस एक्ट में कुछ फॉल्ट है, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या दिक्कत है। इसमें दिक्कत यह है हमारे लिए कि हमने सबसे पहले एक डेलीगेशन जो दिया था माननीय वित्त मंत्रालय में, तो हमने कहा था कि इस एक्ट में कुछ बदलाव होने चाहिए। जैसे मैंने कहा आपको कि अकॉर्डिंग टू कानून के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू लॉ के हिसाब से, सर्विस एक्ट के हिसाब से, जब हम स्टे लेने के लिए जाते हैं तो हमारे पास हमें कोर्ट को 15 से 20% अमाउंट देना होता है। अब आप बताइए, अगर किसी के पास 15 से 20% अमाउंट होता उनके आउटस्टैंडिंग अमाउंट का, तो वो स्टे ऑर्डर लेने के लिए क्यों जाता? वो डायरेक्टली बैंक में देता ना, उनका अकाउंट ही एनपीए नहीं होने देता। हमारे पास पैसा नहीं है तभी तो हम अकाउंट एनपीए हुआ, तभी तो हम स्टे लेने के लिए आपके पास आए। और आप भी हमें अगर पैसा मांगेंगे और पैसा नहीं देंगे तो हमारा घर सीज कर देंगे, तो ये तो गैर कानून, मतलब ये तो ठीक नहीं है ना। आपने कानून ही ऐसा बना दिया, गलत कानून बना दिया कि हमारा घर इसमें सील हो। अगर हमारे पास पैसे होते, इसमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलना चाहिए, कुछ ऑप्शंस निकलने चाहिए। और हम तो समाधान की भी बात करते हैं। हमने बैंक को कहा है कि आप पैसे चुकाने के लिए एटलीस्ट 8 महीने से लेकर के 1 साल तक का समय दीजिएगा। उसका घर है तो वो देगा ना आपको पैसे, थोड़ा समय देंगे उसको तो आप बिल्कुल पैसे देगा। तब तक अगर आप उसको घर से ही निकाल देंगे तो वो मेंटली प्रेशर में भी चला जाएगा वो और उसकी फैमिली, और पेमेंट भी नहीं कर पाएगा और ना कोई काम धंधा कर पाएगा, तो ऐसे तो उसका घर चला जाएगा ना। और बैंक तो यही चाहती है कि आपकी प्रॉपर्टी बेच दे, और प्रॉपर्टी भी औने पौने दामों में बेची जाती है। अगर मान लीजिए 50 लाख की आपकी प्रॉपर्टी है और बैंक को आपसे अगर 25 लाख लेना है तो 26 लाख 27 लाख में बेच देगी प्रॉपर्टी। कभी कभी तो देखा गया है वो अच्छी खासी प्रॉपर्टी कम में बेच देती है, कम, अब मोस्टली ऐसा ही होता है। तो इसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। तो हमने सरकार को यही कहा है कि आप एटलीस्ट इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन डालिए सर्फेस एक्ट में, जिनके प्रॉपर्टी जा रहे, जायदाद जा रहे, उनको कुछ राहत मिले। तो जब तक कि हमारे पास उतना अधिकार नहीं होगा, कानून बदलने का अधिकार नहीं होगा, तब तक हम भी कुछ उस कानून में बदलाव नहीं कर पाएंगे। अभी तो बस हम इतना कर सकते हैं कि सरकार को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस कानून में बदलाव किया जाए, ताकि देश का जो आम जनता है उस कानून के चपेट में जो आ रही है उनका कुछ ना कुछ हो पाए। तो इसी तरह से ये होम लोन का जो है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि एनपीए नहीं होने देना है। एनपीए तब होता है अकाउंट जब आपका अकाउंट 89 डेज में कुछ भी उसमें जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो नहीं होते हैं। आप इसमें एक काम कर सकते हैं, अगर आपकी इंस्टॉलमेंट 50,000 है तो आप इसमें 20,000 डाल सकते हैं, 25,000 डाल सकते हैं। आपका अकाउंट एनपीए नहीं हो पाएगा इसमें, बस आपको एक्स्ट्रा चार्ज, लेट फीस और पेनल्टीज लगेगा जो आप भुगतान कर देंगे, तो आपका अकाउंट एनपीए नहीं होगा। एनपीए नहीं होगा तो आपको सर्विस एक्ट नहीं लगेगा, 13(2) 13(4) की नोटिस नहीं आएगी। तो ये बात आप समझ लीजिएगा सभी साथी, के एनपीए मत होने दीजिए। दूसरे, अगर कई साथी पूछते हैं कि सर हमारा पर्सनल लोन है या क्रेडिट कार्ड का लोन है, तो मैं उनके लिए कहना देना चाहता हूं कि आप में से किसी का भी पर्सनल लोन चल रहा है, क्या क्रेडिट कार्ड का लोन चल रहा है, तो आप सभी साथी ध्यान दें कि ये जो लोन होते हैं ये अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। और अनसिक्योर्ड लोन के लिए आपको कुछ भी नहीं होता है, लीगल एस्पेक्ट से इसमें कुछ नहीं हो पाएगा। आपको अगर कोई कह रहा है कि आपने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा या आपने पर्सनल लोन की किस्तें नहीं चुकाई तो आपको जेल में रहना पड़ेगा, आपके घर के ऊपर कार्रवाई होगी या आपकी प्रॉपर्टी सेल आउट हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई मॉर्गेज ही नहीं है। जब मॉर्गेज ही नहीं है तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करेंगे, आपको लोक अदालत के नोटिस देंगे। हर महीने के 9 तारीख को, सेकंड सैटरडे को या सेकंड मंडे को अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से लोक अदालत लगती है अपने जिला अधिकारी कार्यालय में, वहां पर सेटलमेंट होता है। और कई बार देखा गया है कि 10% में भी होम लोन पर्सनल लोन का
और क्रेडिट कार्ड का लोन का जो ये है सेटलमेंट हो चुका है लोक अदालत से। तो आपको अगर लोक अदालत की नोटिस आती है तो बिल्कुल आप जाइए, उसके बारे में मैं विस्तृत से बताऊंगा। इसके बारे में भी मैंने पहले भी बताया है, वीडियो भी डाल चुका हूँ लोक अदालत के बारे में। तो अगर आपका क्रेडिट कार्ड का लोन है और पर्सनल लोन है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें कोई आपको लीगल एस्पेक्ट से कुछ नहीं बनेगा। ज्यादा से ज्यादा आपको लोक अदालत का नोटिस आएगा इसमें, फिर भी आप देने का प्रयास करें। और एक बात और कि कई साथी पूछते हैं कि सर सेटलमेंट करना है हमें, सेटलमेंट किस प्रकार से किया जाए। तो सेटलमेंट आपको, अगर आपको पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का लोन चल रहा है तो सेटलमेंट आपको खुद से बैंक को नहीं कहना है कि मैं सेटलमेंट करना चाहता हूँ। बैंक को जब लगेगा तब बैंक अपने आप ही आपको सेटलमेंट के लिए बुलाएगी, तब आप अपनी शर्तों पर सेटलमेंट कर सकते हैं। अगर आप खुद सेटलमेंट का ऑप्शन बताएंगे बैंक को तो बैंक आपसे ज्यादा पैसा वसूलने का प्रयास करेगी। तो यही होता है कि आप कोशिश कीजिएगा कि जब सेटलमेंट करेंगे तो अपने से बैंक से बात ना करेंगे आप, नहीं करेंगे आप, है ना। तो ये बात का आप संज्ञान लीजिए थोड़ा। और अगर आपका पर्सनल लोन है और क्रेडिट कार्ड का अगर लोन चल रहा है आपका, तो आप कुछ इश्यूज आ रहे हैं। अगर आपका पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड का लोन चल रहा है तो इसमें आपको मैंने जैसे कि कहा है कि आपको प्रताड़ित करेंगे, परेशान करेंगे, लेकिन अगर आप प्रताड़ित और परेशान होने के बावजूद भी आपसे अगर 1 रुपया नहीं निकल पाएगा रिकवरी एजेंट से, तो अंत में आपकी केस डालेंगे लोक अदालत में। आपके कहने पर लोक अदालत में केस नहीं डालेंगे वो, है ना। तो इस बात का आप संज्ञान लीजिएगा कि जब आपसे 1 रुपया नहीं निकलेगा, जब उनको पता चलेगा कि इस व्यक्ति से नहीं निकल रहा है, आपको प्रताड़ित करेंगे, परेशान करेंगे। अगर आपका मानसिक संतुलन ठीक है, आप मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उनके प्रताड़ित परेशान करने के बावजूद भी आप कुछ भी नहीं मतलब स्ट्रांग रह रहे उनके साथ, तो ही आपका केस जो है वो लोक अदालत में डालेंगे। तो इस बात का जो है आप संज्ञान लीजिएगा कि आपको कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। आपका पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड का लोन है, तो इसमें कुछ लीगल एस्पेक्ट से बनता ही नहीं है। लोग आकर के परेशान होते हैं और अपना जीवन समाप्त करने की बात करते हैं। बस क्रेडिट कार्ड के लोन के लिए और पर्सनल लोन के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप अगर दे सकते हैं आपका अमाउंट तो देने का प्रयास करें, नहीं दे सकते हैं तो आप लिखित स्वरूप बैंक को बताइए कि मेरी ये स्थिति है और हमने अगर पैसा लिया है तो हम भारतीय लोग हैं साहब, हम कहीं भाग कर नहीं जाना चाहते हैं कि देश छोड़ के थोड़े ना जाएंगे, हमें देना ही है पैसा। लेकिन हमें अगर प्रताड़ित परेशान किया जा रहा है तो ये कानून के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है और इस तरह से हम बिल्कुल ही स्वीकार नहीं करेंगे, है ना। तो अगर आपका पर्सनल लोन है और क्रेडिट कार्ड का लोन है तो बिल्कुल भी आपके डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका व्हीकल लोन चल रहा है ना, गाड़ी का लोन चल रहा है, तो वो भी आपको सिक्योर्ड लोन में आता है। और सिक्योर्ड लोन में अगर वो आता है तो आप ये बात समझ लीजिए, क्योंकि उसमें अपनी गाड़ी जो है वो मॉर्गेज होती है, वन ऑफ द टाइप्स ऑफ पर्सन मॉर्गेज होती है गाड़ी। तो अगर उसमें मॉर्गेज होती है गाड़ी, तो अगर इसमें 2 इंस्टॉलमेंट अगर आपके पेंडिंग चलते हैं व्हीकल लोन में, तो आपका अकाउंट एनपीए हो सकता है। और अगर एनपीए होता है तो जो आपकी गाड़ी उठा लेने के लिए आएंगे उससे पहले वो नोटिस देनी चाहिए उन्होंने आपको। अगर नोटिस नहीं देंगे तो गाड़ी बिल्कुल ही नहीं देनी है उनको। मान लीजिए आपको अगर 15 दिन पूर्व नोटिस आती है, अब अगर गाड़ी उठा ले जाएंगे आपकी तो, और अगर गाड़ी नहीं दी उनको तो नोटिस उन्होंने नहीं दी आपको तो बिल्कुल भी गाड़ी देना नहीं है उनको, ये बात समझ लीजिए। क्योंकि एक बार अगर गाड़ी दे देंगे तो आपको फिर पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग देना पड़ेगा उनको, ऐसा रूल है व्हीकल लोन के संदर्भ में। लेकिन अगर कई बार देखा गया है कि इसमें वो, अभी आप दिल्ली की बात बताता हूं, उन्होंने नोटिस भी नहीं दिया और लेटर ऑफ सजेशन भी नहीं दिया। 2 चीजें जब तक नहीं देंगे तो गाड़ी उठा ले जाना नहीं देना है। कोई भी गाड़ी हो, कोई भी हो, सीधा पुलिस स्टेशन में लगा देना है। उनको बोलना है कि लेटर ऑफ सजेशन, और 15 दिन पूर्व में उन्होंने आपको एक नोटिस देनी चाहिए कि इस 15 दिन के अंदर अंदर हम आपकी गाड़ी उठा ले जाएंगे। तो ये जब चीजें होती है तभी आपको उनको आपकी जो गाड़ी है वो सपुर्द करना है, अदरवाइज बिल्कुल भी देना नहीं है। आप चाहे पुलिस स्टेशन में ले जाइए, उनको बोलेगा कि आप पुलिस को लेके आइए मेरे घर में, तब भी मैं गाड़ी दूंगा, अदरवाइज गाड़ी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि रूल में ही नहीं बैठता है। तो ये चीजें अगर आपको पता होगी तो आप भी उनको साथ स्ट्रांगली बात कर पाएंगे, है ना। तो मैंने मोटा मोटी आपको बता दिया कि होम लोन के संदर्भ में क्या चीजें होती है, और आपका उसमें सब सिक्योर्ड लोन आ गए होम लोन के इसमें, जैसे प्रॉपर्टी अगेंस्ट मॉर्गेज लोन भी आ गया, है ना। तो उसके बाद पर्सनल लोन के बारे में भी मैंने जानकारी दी आपको। उसके बाद क्रेडिट कार्ड के संदर्भ में भी जानकारी दी आपको। उसके बाद आपका व्हीकल लोन के संदर्भ में भी जानकारी दी, है ना। तो हमारी कोशिश रहती है कि आपको सभी प्रकार की जानकारी दे, लेकिन आपसे बस इतना उम्मीद करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा कर्ज माफी के लिए आप फॉर्म भरवाइए, क्योंकि हमें सरकार से इलेक्शन से पहले पहले जो अपना कर्ज है वो माफ
मतलब माफी करवाना है, हमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि अभी जिस तरह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जिस तरह से कर्ज के कारण, मैंने अभी आपको एग्जांपल भी बताया कि अभी ये जो 2 वीक से मैं देख पा रहा हूँ ना, मुझे जो कॉल की संख्या है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि एक दिन में 300 प्लस कॉल हो रहे हैं, जितना हम लोग रिसीव भी नहीं कर पा रहे, इतने ज्यादा कॉल आ रहे हैं। आप में से किसी कोई भी साथी अगर होगा जिनको लग रहा होगा कि हम लोग कॉल रिसीव नहीं कर पाते या हमसे बात नहीं होती है, तो आप ये समझने का प्रयास करिएगा कि इस वक्त हमारे साथ काफी ज्यादा लोग जुड़े हैं, और इतने लोग अगर कॉल करेंगे तो सच में रिसीव नहीं कर पाएंगे। इतनी ज्यादा समस्या है लोगों को। कई मेरे कॉल डाइवर्ट भी होते हैं किसी और नंबर पर, तो उनको भी पता है जो लोग की डाइवर्ट कॉल रिसीव करते हैं कि कॉल फ्लो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और ये हमारे लिए दुख की बात है कि लोग ज्यादा से ज्यादा, मतलब ज्यादा उनको समस्या आ रही है। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द इस कर्ज से आम जनता को छुटकारा दे, जैसे आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों को छुटकारा दिया है। और अभी 9 तारीख को लोक अदालत लगने वाली है आपके डिस्ट्रिक्ट के जिला अधिकारी कार्यालय में, या आपको जहां भी ऑफिस दिया बताया होगा वहां पे जाइएगा आप। और लोक अदालत में सेटलमेंट होता है बस, उसमें ना कोई एडवोकेट की जरूरत पड़ती है, ना वकील की जरूरत पड़ती है। वहां जाकर के आपका जो अमाउंट ये है, आप लोन का जो अमाउंट है वो सेटल कर सकते हैं। और सेटल भी मैंने जैसे पहले भी बताया कि पूर्व में 10% में भी लोन अमाउंट सेटल हो चुका है वहां। तो वहां जाने के बाद आप गड़बड़ ना करें। अगर सेटलमेंट आपके हिसाब से हो रहा है तो ही करें, क्योंकि लोक अदालत को आप चैलेंज नहीं कर सकते। आप ना तो हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, ना उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते, कहीं भी आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। इसलिए लोक अदालत में जो भी आप डिसीजन मतलब होगा, दोनों की सहमति से, आपकी सहमति से और आपके बैंक की सहमति से, वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आपकी सहमति नहीं है तो तभी आप बोल दीजिएगा कि मैं ये सेटलमेंट स्वीकार नहीं करता हूँ, मेरा मानना है कि मेरा इतने अमाउंट में होना चाहिए। अगर बैंक ज्यादा कर रही है तो फिर सेटलमेंट नहीं करना, और साइन तो बिल्कुल भी नहीं करनी है जब तक कि आपका सेटलमेंट नहीं होता है। कई बार हमने देखा है जो विलेज एरिया में लोक अदालत में जाने के लिए साइन ले लेते हैं बैंक में जाकर के पहले ही, और उसमें अमाउंट डाल करके जज को दिखा देते कि देखिए सर इन्होंने सेटल कर दिया है इतने में और ये इनकी साइन है। तो फिर हमें वो स्वीकार ही करना होता है, क्योंकि फिर उसमें चैलेंज भी नहीं होता कहीं। तो ये बात का आप संज्ञान लें कि साइन आपको बिल्कुल भी किसी भी जगह पर लोक अदालत के लिए करनी नहीं है आपको, है ना। और अगर आपको सर्टिफिकेट मिला है कर्ज माफी का तो वो भी आप जज को बता सकते हैं, क्योंकि कई बार देखा है हमने कि जज ने समय भी दिया है प्रमाण पत्र देख करके। तो बिल्कुल आपको प्रमाण पत्र आप लीजिएगा जहां भी आपको प्रमाण पत्र मिल रहे हैं। कई साथी पूछते हैं कि सर हमें प्रमाण पत्र अभी तक मिला नहीं है। मैं उन सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि अभी महाराष्ट्र में लगभग हर दूसरी लोकसभा में प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम हुआ है, और 8वें चरण तक कंप्लीट हो चुका है प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम। आप जिस भी राज्य में रहते हैं, राज्य के जिस भी लोकसभा में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आपके आसपास के डिस्ट्रिक्ट में या आपके डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल हुआ होगा। फिर भी आपको अर्जेंट है, जैसे अभी मुझे आज एक परभणी के व्यक्ति का कॉल आया, उनको अर्जेंट है प्रमाण पत्र दिखाना है, जजमेंट चल रहा है उनका डीआरटी में, तो उनके लिए प्रमाण पत्र की व्यवस्था फिर दिल्ली में है। तो दिल्ली में 7 दिन प्रमाण पत्र मिलता है। आप वहां जाए और वहां प्रमाण पत्र वहां से प्राप्त करें, आपका बिल्कुल आपको प्रमाण पत्र मिलेगा। तो हम अभी तो हमारे ऑफिस भी है हर व्यक्ति के, तो आप ऑफिस में आकर के भी बात कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप जहां भी हो मुझसे भी आप मिल सकते हैं। मैं वर्धा में अभी फिलहाल कुछ दिन के लिए, कल नागपुर में था, और लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में होता हूँ हर 15 दिन के बाद। तो बिल्कुल आप मिल सकते हैं। कई लोग मिले हैं प्रमाण पत्र वितरण के कार्यक्रम में। मैं कोशिश करता हूँ कि हर प्रमाण पत्र वितरण के कार्यक्रम में रहूँ। तो मेरी तरफ से यही जानकारी थी। अभी जिनके सवाल है उनके सवाल ले लेते हैं साथियों। सुरेश प्रजापति जी कह रहे हैं जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत सुरेश जी, आप केंद्र प्रमुख हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मेरी बात भी हुई थी आपसे, और इसी तरह से आप काम करते रहिए। प्रयास करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा कर्ज माफी के फॉर्म भरे आप। चौहान जी कह रहे हैं जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत चौहान जी। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। बिल्कुल चौहान जी, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है और जनता अभी एकत्रित आ रही है। राम निवास पनवार जी कह रहे जय भीम, जनता का कर्ज माफ करना पड़ेगा, सरकार से निवेदन करता हूँ। बिल्कुल राम विवाह जी, जय भीम जय भारत जय हिंद। जनता का कर्जा बिल्कुल माफ करना पड़ेगा सरकार को। और हम ये जो मांग है हमारी, ये जायज मांग है और ये संवैधानिक मांग है। जिस तरह से सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है, उसी आधार पर हम चाहते हैं कि आम जनता का कर्ज माफ करे सरकार, और बिल्कुल सरकार माफ करेगी, मुझे विश्वास है सरकार, देश के सरकार के ऊपर। दयाराम कोडेसा जी कह रहे जय भीम जय भारत। जय भीम जय भारत दयाराम जी। संजय ठोमरे भारतीय जी कह रहे हमारे नासिक के केंद्र प्रमुख है और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं नासिक में।
अभी उन्होंने और उनकी टीम ने नासिक में एक प्रमाण पत्र वितरण का भी कार्यक्रम लास्ट संडे आयोजित किया था और बहुत ज़्यादा भीड़ थी प्रमाण पत्र वितरण में। लगभग 1300 लोगों ने तो ऑफलाइन फॉर्म भरे और 800 से ज़्यादा प्रमाण पत्र वितरित हुए वहाँ पे। इसी तरह से काम करते रहेगा संजय जी। जय हिंद जय भारत। कर्ज मुक्त भारत अभियान लोनी गाजियाबाद की टीम है हमारी कर्ज मुक्त भारत अभियान की। लोनी में बहुत बढ़िया काम चल रहा है कर्ज मुक्त भारत अभियान का। मैं व्हाट्सएप में भी मुझे अपडेट्स आते हैं वहाँ से। यूपी के टीम का नंबर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। यूपी के टीम का नंबर मिल जाएगा। यूपी के प्रभारी है हमारे इस्लाम मोहम्मद भारती जी और अरुणिमा गौतम भारती जी। मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दूंगा। संजय ठोमरे भारती जी कह रहे जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। बिल्कुल संजय जी, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा और हम जिस तरह से काम कर रहे हैं बिल्कुल जनता अभी हमारे साथ दे रही है। जनता का कर्जा माफ करना ही पड़ेगा सरकार को। आनंद बागड़ी जी कह रहे जय हिंद जय भारतीय। जय हिंद जय भारत आनंद जी। लक्ष्मी पासवान जी कह रहे हाय सर। नमस्ते लक्ष्मी जी। संजय टोमरे भारती जी कह रहे सर ये बीजेपी सरकार लोन माफ नहीं करेगा, आपने को सरकार बनाने के लोन माफ करना पड़ेगा। नहीं संजय जी, मुझे लगता है कि बिल्कुल सरकार लोन माफ करेगी। अगर सरकार माफ नहीं करना करेगी तो फिर हमारे साथ जो भी लोग हैं हम बिल्कुल ऐसा कुछ करेंगे जिस तरह से गुरु जी का आदेश आएगा आगे से बिल्कुल उस तरह से करेंगे। लेकिन अभी हमारा कोई सरकार में जाने का मूड नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार हमें इसके लिए बाध्य ना करे, क्योंकि हम में वो क्षमता है और देश के हर नागरिक में वो क्षमता है कि वो देश के सर्वोत्तम स्थान तक पहुंच सकता है। लेकिन ये काम करने को सरकार हमें बाध्य ना करे। लेकिन अगर सरकार ने आम जनता का कर्ज माफ नहीं किया तो मैं यहां से सरकार को संदेश देना चाहूंगा कि अगर सरकार माफ नहीं करेगा तो ऐसी सरकार बनाएंगे जो आम जनता का कर्ज माफ करेगी। सुरेश प्रजापति जी कह रहे सर मेरा होम लोन है, मैनेजर अनसी बातें कर रहा है, उसके साथ क्या करना चाहिए? मैं एक ईएमआई एक दूसरा 6000 है, मेरा ईएमआई 36,000। समझ नहीं आ रहा है सुरेश जी आप क्या कह रहे। तो आपके पास मेरा कांटेक्ट नंबर होगा, आप एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा सही प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। मैंने वैसे होम लोन के संदर्भ में यहाँ भी बताया है, आप देख लीजिएगा। गुरुजी के पेज पे जाएंगे तो वहाँ भी उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ मार्गदर्शन किया होम लोन के संदर्भ में। उद्देश सिंह पवार जी कह रहे जय हिंद सर। जय हिंद उद्देश सिंह जी। विक्रम नेवारी जी कह रहे हैं हमने आपकी और आपकी टीम को कई बार मैसेज किया लेकिन रिप्लाई नहीं आया, हम झुंझुनू राजस्थान में कर्ज मुक्ति केंद्र का काम करना चाहते हैं। विक्रम जी आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिएगा 9766077209। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आप केंद्र खोल लीजिए कर्ज मुक्ति केंद्र। उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको मौखिक रीत्या क्या करना है। आपको उसके लिए हमारा जो मेल आईडी है freekmkindia@gmail.com, उस पर आपका पूरा नाम, आपका एड्रेस और आपके लोकसभा का नाम और आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ये 4 चीजें आपको भेजनी है। हमारे तरफ से एक लिंक आएगी आपको, उसमें जो जानकारी मांगी गई है उस जानकारी डालना है और सबमिट कर देना है। आप हमारे आधिकारिक केंद्र प्रमुख बन जाएंगे और फिर आप कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा कर्ज माफी के फॉर्म भरवाने का। तो मैं आपको राजस्थान की टीम का भी नंबर दे दूंगा, आप उनसे बात भी करवा दूंगा। लेकिन आप ये समझने का प्रयास करें कि इस वक्त हमारे साथ इतने ज्यादा लोग जुड़े हैं, इतनी ज्यादा लोगों की समस्या आ रही है कि हम किसी से बात कर पाना थोड़ा असंभव प्रतीत होता है, क्योंकि बैक टू बैक कॉल्स आते हैं। अभी भी अगर आपसे बात कर रहा हूं तो फोन मतलब स्विच ऑफ करके या फ्लाइट मोड पर डाल करके आपसे बात करना पड़ रहा है, क्योंकि बैक टू बैक कॉल्स आते हैं। इतने सारे कॉल कोई भी अकेला व्यक्ति रिसीव नहीं कर पाता। और हम तो ये कह रहे हैं ना कि ये जो काम है कर्ज माफी का, ये सरकार का काम है और जिस तरह से हमारी टीम काम कर रही है ये तो काम सरकार ने करना चाहिए। सरकार के पास अधिकारी की टीम होती है, कॉल सेंटर्स होता है, बाकी सब चीजें होती है। सरकार बड़ी आसानी से ये काम कर सकती है। लेकिन वही है ना कि सरकार ये काम करना नहीं चाहती है। आम जनता को अगर कर्ज के दलदल में फंसी है तो सरकार यही चाहती है कि आम जनता कर्ज के दलदल में फंसी रहे। तो मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि जिन भी साथियों को लगता है कि हमारे कॉल रिसीव नहीं हो रहे, वो या तो हमारा दिल्ली का जो मालवीय नगर का ऑफिस है वहां आकर के मिल लीजिएगा, वह या आप किस भी राज्य में रहते हो तो प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम हर राज्य में इस वक्त हो रहा है। तो आप वहां प्रमाण पत्र लेने के लिए जब जाएंगे तब हमारी जो टीम है पूरी की पूरी टीम वहां होती है, आप उनसे बातचीत कर लीजिएगा, बिल्कुल वो आपकी मदद करेंगे। और क्योंकि कॉल पे ज्यादा बात भी नहीं हो सकती और बैक टू बैक इतने ज्यादा कॉल रहते हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि व्हाट्सएप कोई नंबर मिल गया तो व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज डाल के रखिए, आपको रिस्पॉन्स आएगा, या मिल लीजिएगा, मिल के बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अयूब शेख जी कह रहे जय हिंद सर। जय हिंद अयान शेख जी। चंदन लाल जायसवाल कह रहे कि जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत चंदन लाल जी।
प्रकाश कांबड़े जी हमारे कल्याण मुंबई से आते हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं प्रकाश जी, और काफी लोगों को मदद भी कर रहे हैं, काफी लोगों की समस्या सुन रहे हैं, ऑफिस में भी लोग आ रहे हैं उनके, कह रहे जय हिंद जय भारत। आप जितने भी सुझाव सलाह देते हैं पसंद है, बहुत बड़ा खुलासा करते हैं जी। प्रकाश जी आप सभी का आभार, आपका साथ है, आपका आशीर्वाद है, इसीलिए हमारा जो आप अभियान के प्रति जो समर्पित होना है वो और ज्यादा बढ़ रहा है, और बिल्कुल आप सभी के प्रति समर्पित है, अभियान के प्रति समर्पित है। आपका साथ इसी तरह से बनाए रखिएगा, बिल्कुल एक एक रुपए का कर्ज जो है माफ करवाएंगे सरकार से। गजेंद्र पांडे जी कह रहे नासिक में जागरूकता के लिए पदयात्रा निकालना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं गजेंद्र जी आप, और मैं कहता हूँ नासिक में नहीं, हर जिला में भी पदयात्रा निकालना चाहिए, और हमारा प्रयास रहेगा 16 तारीख के बाद पदयात्रा निकालने का। नासिक में भी पदयात्रा निकालेंगे। आप नासिक टीम में आते हैं, ग्रुप में भी है, और तैयार करिएगा, बिल्कुल पदयात्रा निकालेंगे, और कोशिश रहेगी कि मैं भी पदयात्रा में आऊंगा जब भी आप निकालेंगे। आप बताइए कब करना है, बिल्कुल पदयात्रा निकालेंगे नासिक में 16 तारीख के बाद। वैसे पूरे देश में प्लान चल रहा है पदयात्रा का, बिल्कुल निकालेंगे। चंदन लाल जायसवाल जी कह रहे लोन का ईएमआई नहीं दे पा रहा हूँ। चंदन लाल जी लोन का अगर ईएमआई नहीं दे पा रहे आप, तो आप लिखित स्वरूप बैंक को एप्लीकेशन कीजिएगा। अगर आपको प्रमाण पत्र मिला है तो प्रमाण पत्र जो है वो उसमें जोड़ दीजिएगा, जेरोक्स जोड़ दीजिए सर्टिफिकेट की, और रजिस्टर पोस्ट कर दीजिए आपके बैंक के एड्रेस पर। और उसमें ये भी लिखेगा कि अगर इस रजिस्टर पोस्ट का जवाब मुझे 15 दिन के अंदर नहीं आता है, तो मैं ये मान लूंगा कि मुझे 6 महीने का समय, 8 महीने का समय, जो भी आपने समय डाला है वो मिल चुका है। बिल्कुल आपको जवाब भी आएगा, और आपको अगर समय भी दिया जाएगा। अगर आप मतलब वो देख के अगर आपको एनपीए वगैरह हो गया अकाउंट, थोड़ा दिक्कत ज्यादा है, लेकिन नॉर्मल में बैंक के पास अधिकार होता है 1 महीने से लेकर के 1 साल तक का समय दिया जा सकता है आपको। प्रकाश कांबड़े जी करें मिला लेटर, अथॉरिटी लेटर नहीं मिला प्लीज। प्रशांत जी मैंने एक कॉन्टैक्ट नंबर भेजा था जो हमारे बैकएंड की टीम का है, उस पर आप एक बार कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ मैंने एक रील्स भी डाली है, उसमें भी कॉन्टैक्ट नंबर है। जिन भी साथियों को अथॉरिटी लेटर नहीं मिला है अभी तक, और जिन्होंने केंद्र खोले हैं, वो उस नंबर पर कॉल कर ले, या वहां पे आप व्हाट्सएप कर देंगे तो आ जाएगा। समय लगता है थोड़ा, क्योंकि काफी ज्यादा लोग केंद्र ओपन है ना। आप बताइए पूरे देश में 15,000 से ज्यादा इस वक्त केंद्र ओपन हो चुके हैं, तो बिल्कुल अपनी टीम सीमित है ना, इसलिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन आ जाएगा आपको, मैं विश्वास दिलाता हूँ। चंदन लाल जी कह रहे हैं मुझे अभी तक प्रमाण पत्र नहीं मिला है। चंदन जी प्रमाण पत्र आपको नहीं मिला है, आप कहाँ गए थे प्रमाण पत्र लेने के लिए? क्योंकि मुझे इस बात की जानकारी नहीं कि आप कहाँ गए थे, क्योंकि आप गए होंगे तो मिला होगा आपको, या कोई त्रुटि अगर होती है एप्लीकेशन में तो नहीं मिलता है। कोई बात नहीं, आप गुरुजी का पेज फॉलो करिएगा, वहां पर गुरुजी डालते हैं, या इस पेज को भी आप फॉलो करेंगे तो इसमें भी प्रमाण पत्र कहाँ कहाँ मिल रहा है उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। तो चलिए साथियों, काफी समय हो चुका है। अंत में मैं आपको ये बात कहता हूँ कि अगर आप कर्ज माफी के लिए आपने आवेदन किया है, तो आप कोशिश कीजिए हर व्यक्ति कम से कम 10 एटलीस्ट आवेदन करिएगा आने वाले दिनों में, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। दूसरी बात, अगर आप किसी ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे तो मुझे मैसेज कर दे आप कि आप ग्रुप में किसी ग्रुप में नहीं होंगे, तो आपको ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। संगठित होकर आम जनता का कर्ज माफ करना है, हमें एकत्रित आकर के करना है, एक दूसरे की मदद करने का प्रयास करें। ये वक्त यह है कि हम एक दूसरे की मदद करें, जितने ज्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे उतना हम सभी के लिए अच्छा होगा। कोई भी व्यक्ति कर्ज के कारण आत्महत्या न करे। जय हिंद जय भारत साथियों, फिर से मिलेंगे। आप कोई भी समस्या है तो बिल्कुल आप कमेंट में डाल सकते हैं, प्रयास रहेगा आप सभी को जवाब देने का। बस आप एक काम करिएगा कि कर्ज के कारण आपको परेशान नहीं होना है, प्रताड़ित नहीं होना है, और गलत कदम उठाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। गुरुजी और गुरुजी की पूरी टीम, हमारे पूरे के पूरे केंद्र प्रमुख, हम गुरुजी आपके लिए ही काम कर रहे हैं, और कोशिश रहेगी जल्द से जल्द आप सभी का कर्ज माफ करें। जय हिंद जय भारत साथियों।